बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सियासी अदब इस्तेहकाम है, वो अपने उरूज के ऊपर है। इस सियासी अदब इस्तेहकाम की वजह से जो माशी अदब इस्तेहकाम है, वो भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मामला वहां से शुरू होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों को तहलील करते हैं और तहलील करने के बाद निगरान हुकूमतों का क़याम होता है। पीटीआई यहां पर इंतखाबात का मुतालबा करती है। मामला इलेक्शन कमीशन, सदर ममलिकत और गवर्नर्स दोनों सूबों के उनके पास जाता है। एक तारीख सामने आती है, लेकिन कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी और दीगर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इंतखाबात की तारीख को 8 अक्टूबर तक आगे बढ़ा देते हैं। इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में लेकर जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत हो रही है। गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता रोज भी समाअत हुई, आज भी हुई। और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत अहम रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस के सामने आया, और वो कहते हैं जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं, बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। और साथ ही साथ एक बात बड़ी अहम है, दो बहुत अहम सवालात सामने आते हैं कि जो निगरान हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं, उन निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी तरफ इंतखाबात की तारीख आगे ले जाने की जो बात है, कौन आगे की तारीख देने का मजाज है, इसके ऊपर आइन और कानून क्या कहता है, पार्लियामान ने इस सिलसिले में क्या कोई तरमीम की हुई है, कोई तरमीम अगर करनी है तो कैसे होगी, ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं। ऐवान के अंदर आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो आनन फानन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है, वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, एक लाडला टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ वो बात करता है और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। वही लाडला है जिसने जनाब स्पीकर इसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था। ये वही लाडला है जनाब स्पीकर जिसने और इसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े वहां पर लटकाए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की निगाहें तो अदलिया पर मरकूज हैं, लेकिन पीडीएम हुकूमत ये समझती है कि जो तराजू के पलड़े हैं वो बराबर नहीं है। ऐवान में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। क्या कुछ कहा जाता रहा है, मरियम नवाज साहब इस हवाले से क्या कहती हैं, ये आपको दिखाते हैं। जो तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर करो। सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। कि फेयर और तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में ये दोनों प्रिंसिपल लग गए ना, मरियम नवाज साहिबा जो है उनको अपना मेकअप का सामान भी पैक करने का टाइम नहीं मिलना, इन्होंने लंदन भागना है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में इसी मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एमआई मोहम्मद साहब। सर, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली कैसर शेख साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार अंबर शमसी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जी कैसर शेख साहब, ये तराजू के पलड़े बराबर कौन करेगा? जी देखिए, आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से कौमी असम्बली में बात की। देखिए, हमारा मुल्क जो है वो एक बड़े अरसे से टर्माइल का शिकार है। जब तक मैं कहता हूँ, जब तक आपस में ये बैठे नहीं बैठे तो उसका असर आपने देख लिया। लेकिन हम असम्बलियाँ तोड़ दी, बैठना भी नहीं है तो मुल्क भी फिर कैसे ठीक होगा, ये भी तो सोचना है ना। ठीक तो करना है ना मुल्क को। सर, आप 25 करोड़ लोगों का के पलड़े बराबर नहीं है, लेकिन खान साहब की तमाम निगाहें अदलिया की तरफ मरकूज है, वो अदलिया की तरफ देख। कौन मना कर रहा है? अदलिया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके ही दो जो कल बयान हुआ, दो जजेस ने कहा, उन्होंने ये कहा कि एक कोई शख्स 100 वोटों का फैसला करता है और वही बेंच बनाता है। अब ये सारी चीज़ों को भी सोचना, देखिए ना, शुरू में हम कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं, वो भी तो अदलिया ही है ना। पूरा कोर्ट के जजेस जो है अदलिया हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और फैसलों का, लेकिन अगर वो फैसले अमल नहीं करवा सकेंगे आप,
अगर आपकी रेंजर्स जो है वो कहते हैं अवेलेबल नहीं है, पुलिस उनके पास है नहीं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका डिफरेंट, किस लिए अदलिया का फैसला तो हो गया, जो भी हुआ उनके मुताबिक जो भी फैसला हुआ हम सर आंखों पर, अब उसका अमल करवाना किसकी जिम्मेदारी है? अमल तो नहीं हो पा रहा, मैं होना चाहिए था, लेकिन आपके सामने क्या हुआ, नॉमिनेशंस भी हो गए, उसके बाद फिर वही बात है। जब तक आप लड़ाई झगड़े की टेंशन के मामलात को रखेंगे, यहाँ कानूनी तौर पे आप जो भी फैसले कर लें, होने चाहिए फैसले हो जाए, लेकिन मुल्क अगर दिवालिया हो रहा है और मुल्क बुरान में है, मैंने आज से 9 महीने पहले कहा था, मेरी 25 मिनट की तकरीर है पूरी असम्बली में, मैंने कहा कि हमारा मरीज़ वेंटिलेटर पे है, वो नौजवान को पहले तंदुरुस्त कर लो, आपस में सारे डॉक्टर मिल के उसका इलाज करो, उसका इलाज हो जाए तो उसकी शादी या इलेक्शन की डेटें भी कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, इससे पहले इलेक्शन पाकिस्तान में पहली बार तो नहीं हो रहे, मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं और 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। इलेक्शन से तो हम घबराने वाले नहीं हैं। यानी आप कह रहे राय फरार नहीं है इलेक्शन से? नहीं, राय फरार नहीं है, लेकिन मैं जो कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शन की हमारी तारीख है वो देखिए, 1970 का इलेक्शन हुआ, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, इलेक्शन तो हो गए, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, 77 में इलेक्शन हो गया, मार्शल लॉ लग गया और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी हो गई। उसके बाद जो भी इलेक्शन हुआ, किसी एक इलेक्शन को माना गया। अगर इलेक्शन कराना ही हमारा शौक़ है, होने चाहिए, बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, होगा। उसके बाद जो इंतशार मैं देख रहा हूँ, मैंने तो 9 महीने पहले कहा था आपसे, इलेक्शन पे आप इंतशार देख रहे हैं? इलेक्शन हो भी जाएंगे तो उसके बाद जो इंतशार देख रहा हूँ, आपका मुल्क वही, आप जानबूझ के या तो हम मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं। इलेक्शन को तो देखो ना, हुमायूं साहब, ये आपने बात कैसा साहब की सुनी, वो कह रहे हैं ना ही राही फरार है, ना हम भागना चाहते हैं, ना हम इलेक्शन से कतरा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद क्या ये इंतशार खत्म हो जाएगा? वो तो कह रहे हैं इंतशार और बढ़ेगा, और देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रईस साहब, आपने मौका दिया। देखिए, बात इस तरह है कि राह फरार, जब आप कंडीशंस लगाना शुरू कर देते ना, तो इसका मतलब होता है राह फरार। हम डरते नहीं हैं अगर तराजू के पलड़े बराबर हो जाएं, ठीक है। देखिए, तराजू के जैसे आपने अपने इंट्रो में भी दिखाया है, फवाद ने भी कहा था कि भाई अगर तराजू के पलड़े बराबर हो गए ना, तो आप किसी मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। आप यानी मान रहे हैं कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं है? देखिए, तराजू के पलड़े बराबर हो नहीं सकते। एक बंदा जो करप्शन में, जिसने आज तक ये नहीं बताया कि उसने पैसे कहाँ से हैं। मरियम नवाज कहती है मेरा बाप उन 22 फैमिली में से एक था। उसका बाप खुद कहता है कि मैं अपनी छत में बैठ के वो कीमे वाले नान, वो छोटे, वो खाया करता था। उस ज़माने में हम लोग इस तरह होते थे, ये गवाल मंडी के छत पे, और वहाँ पे दूसरा चचा जो कहता है, वो कहता है हम गुल्ली डंडा और कंचे खेला करते थे और ये खेला करते थे। देखिए, खुदा के लिए ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो अगर जब आप पलड़े वो करेंगे, और फिर वो कहती थी कि उसने यहाँ इस ज़माने में हमने 2006 में लिए थे कोई, जबकि ख़ुद कितने इनके अपने ये क्या नाम है, ख्वाजा साद और हर एक ने बताया हुआ है। मेरा सवाल ये तो सारी चीजें, मेरा सवाल ये कि पीटीआई हर मामले को अदालत अदलिया की तरफ क्यों देख रही है? देखिए, अब मैं हर मामले, यानी अगर देखिए ना, पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है, पार्लियामान है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं, बात करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है, डिस्कशंस करते हैं, या वो पार्लियामान की बातें ले जाके सुप्रीम कोर्ट में ले जाके तय करते हैं। इस तरह होता है। देखिए, इस तरह होता है, पार्लियामान जो है ना वो लॉ बनाती है, लॉ की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है, लॉ की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है, और फिर वो डिसीजन लेती है उन जगहों पे जहाँ पे एम्बिग्विटी हो, जहाँ पे दरमियान में इख्तलाफात हो, दो पार्टी के दरमियान में इख्तलाफात हो। अब हुआ क्या है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीडीएम है ना, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट वाले जो लोग हैं, इनमें ज़्यादातर लोग, एक बहुत बड़ी तादाद जो इनके मिनिस्टर्स की है, वो हैं जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जिस दिन उसके ऊपर आने वाला था कि भाई इसको हम वो कर लेंगे, वो क्या लफ्ज़ होता है कि वो क्या होता है कि उसके ऊपर करने वाले थे ये, अब सॉरी, चले हम आगे चलते हैं। लेकिन सर, मैं एक मिनट है ना, उस
तो अब ये सारे, और ये मिल बैठ के इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आके अपने केसेस माफ किए। अब बात आ जाती है इस केस के ऊपर। 3.5 साल आपके पास एक मिनट है, 3.5 साल के मैं आपको बता दूंगा। देखें 3.5 साल के मैं आपको कारकर्दगी बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग मैं इलेक्शंस की बात करता हूं, हम उसी पे जा रहे हैं। इलेक्शन में ये हुआ हमारे पास 3.5 साल आपके पास थे, आपने करप्शन इन चीजों की बात की, आपने का इख्तियार नहीं था, नैब के पास, तो यानी साइड पे रखते हैं। बात इस वक्त ये है कि क्या आप इस वक्त 8 अक्टूबर को अगर डेट आई है, चंद माह इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, देखिए हमारे इंतजार की बात नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात है वो ये है कि अगर आप इसको देखना शुरू कर दें, जिस बेसिस पे है ना, अगर आप देखना शुरू कर दें, सबसे पहले आपका आ जाता है कि आर्टिकल 224 का जो सब एक्ट 2 है वो कहता है कि अगर अपने टाइम से पहले नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज। अगर वो आर्टिकल 224 का पहला वाला एक्ट है, नंबर 1 जो है वो कहता है अगर अपने टाइम से हो जाए तो 60 दिन। ये 30 दिन या 1 महीना एक्स्ट्रा इसलिए दिया हुआ है ताकि ये टाइम से पहले हो गया था तो इलेक्शन कमीशन के पास महीना एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि वो कर ले। ठीक है, अब ये लोग कहते हैं कि 254 के तहत, जिसमें बेसिकली वो कहते हैं कि अगर कोई डिले हो जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको रीजनिंग देनी होती है कि क्यों डिले इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया ना। एक मिनट है ना, अब मैं बात बताता हूं। आर्टिकल 220 पढ़ते हैं। आर्टिकल 220 क्या करता है, वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को। क्या कहता है, वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमीशन and the election commissioner in the discharge of the function। that means election commission को empower करता है। अगर election commission ये लिख कर दे रहा है कि भाई इन्होंने मुझे नहीं किया, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन, और जिसमें बेसिकली जो फेडरल आ जाता है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली है, क्योंकि कैबिनेट के अंदर ही आते हैं ना, और इन सबको वो करता है, इनके ऊपर डायरेक्ट आता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? वो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को रिसोर्सेज चाहिए, जो उन्होंने रिसोर्सेज देने वो उनकी, ये इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चाहिए, वो उन पे लाजिम है। और अगर वो नहीं देते, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं। नहीं तो सर, अगर रीजंस, अगर वैलिड रीजन है, मैं बताता हूँ केड़ी वैलिड रीजन है, मैं बताता हूँ वैलिड रीजन। सिक्योरिटी ये कहते नहीं है। कौन से सिक्योरिटी, 2008 में कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं थी? उस वक्त कितने आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, उस वक्त कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, कितने कितने आपके पार्लियामेंटेरियंस थे, चाहे वो प्रोविंशियल और नेशनल हो, जो कि ड्यूरिंग अपने कैंपेन में उनकी शहादतें हुई हैं बॉम्ब ब्लास्ट में। 2013 में क्या हो रहा था? अच्छा, फिर ये कहते हैं हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। ये 150 अरब के जो लैपटॉप्स दे रहे हैं, ये किसको दे रही है, ये कहां से आ रही है? आटा जो दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रही है। आप मुझे ये बात बताएं, इस वक्त जो प्राइमरी चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी है और साथ साथ आपकी इस वक्त डेमोक्रेसी की रूह है, वो है अवाम के पास जाओ, इलेक्शंस करवाओ। अच्छा, एक मिनट है जाए, एक मिनट है जाए, अंबर साहब से जाने से पहले एक मिनट। फिर ये कहते हैं आर्टिकल, जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 58 का कहते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि हम लोगों ने डेट दे सकते हैं। उसका एक बहुत बड़ी शक ये है कि डेट बदलने से पहले इनको प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है कि मैं ये डेट चेंज कर रहा हूं इस वजह से। इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने हर लिहाज से हर एक्ट का इन्होंने टोटल सत्यानाश किया। सर, इलेक्शन एक्ट 2017 में 57 में यह भी लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो आपस में मुशावरत करेगा। वो मुशावरत नहीं हुई उस तरीके से, इन्होंने की नहीं है। इन्होंने की नहीं है। आप देख लें, आप लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन देख लें 10 फरवरी का। इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की बात करते हैं, लेकिन आपके एंड मैं अंबर साहब से जरा बात करता हूं। अमर शमसी साहबा, इस सारे मामले के अंदर वो पीडीएम गवर्नमेंट कहती है वो ठीक है, पीटीआई कहती है वो ठीक है, पीटीआई कहती है इलेक्शन होने चाहिए, पीडीएम कहती है इलेक्शन नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। तारीख देगा कौन? किस विशेष सर्कल में, किस हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं, और इस भंवर से निकलने का कोई सलूशन? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने ऐसे भारी भारी सवाल कर दिए हैं जिसका मुझे नजर आ रहा है कि किसी भी शख्स या इदारा हो या तंजीम हो, उनके पास शायद कोई जवाब नहीं है, और वो आसान जवाब यही होता है कि सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कौमी असम्बली में जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, जो बार बार हमेशा दावत देते थे बातचीत की, उन्होंने भी बातचीत का
उसको रूल आउट कर दिया। उनका कहना है कि पहले इमरान खान साहब को माजरत करनी चाहिए। मैं कहूँगी कि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रूर होती है कि अगर आपने हुक्मरानी करनी है, चलाना है, मुल्क चलाना है, आपने सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है, तो वो कभी बातचीत का ऑप्शन रूल आउट नहीं करना चाहिए। तो मैं उस पर थोड़ा सा तनकीद करूँगी। हल वही है, बातचीत ही है, और हल पार्लियामान के जरिए है, जो जिसकी आपने भी निशानदेही की। लेकिन हमने देखा कि आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत को रूल आउट कर दिया, उससे पहले भी जब भी मौका मिला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बातचीत में शमूलियत से कोई संजीदा इजहार नहीं किया। मौका जब मिला, मिसाल के तौर पर लेकिन अंबर, बात यहाँ पे है इलेक्शंस के आगे डेट जाने की। पीटीआई समझती है इलेक्शन होने चाहिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है उसके मुताबिक होने चाहिए। पीडीएम कहती है हमने तो ये नहीं काम किया। इलेक्शन कमीशन ये समझता है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो उसने 8 अक्टूबर में लिया के उसने इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट कर दी। आप क्या समझती हैं, क्या इस सारे बहरान का हल जल्द इलेक्शन है? जी, क्योंकि आपने वो हल की बात की थी और मैं समझती हूँ कि बातचीत ही हल है। लेकिन चले, आपने जो इलेक्शन या इंतखाबात के हवाले से बात की, देखिए हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि आइन में जो इलेक्शन करवाने का वक्त है वो 90 दिन ही है। और हम बार बार बात कर सकते हैं लेटर और स्पिरिट में जो एक डिस्टिंक्शन है, आइन में कहा गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो, जिसपे मरियम नवाज साहिबा ने बात की थी, तराजू बराबर करने की जो बात की थी, उसके हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि आप स्पिरिट की तशरीह की जा सकती है, लेटर की तशरीह नहीं की जा सकती। 90 दिन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं ये दुरुस्त मैं समझती हूँ कि आइन जो कहता है, जो लेटर है, 90 दिन में ही इंतखाबात होने चाहिए, वरना आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। कोई भी अपने मर्जी की तशरीह कर सकता है और 90 दिन से आगे चला जा सकता है। और हमारे पाकिस्तान में 90 दिन की और इंतखाबात आगे करने की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। आमरीतों के दौर में ऐसा हुआ है, एक इमरजेंसी, और वो भी हालात बहुत मुख्तलिफ थे, बहुत सख्त थे, जिसके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई थी, जब उनको कत्ल किया गया था, तब आपने देखा, तब भी इंतखाबात में जो फ़र्क था, जो एक तारीख रखी गई थी, वो उसका 40 दिन का फ़र्क था। और उस वक्त बहुत बदतरीन हालात थे। उसमें पाकिस्तान के पास ना पैसे थे, दहशतगर्दी के वाक़यात हर रोज़ हो रहे थे, बहुत बड़ा सियासी बहरान था, आमरीत का दौर एक ट्रांजिशनल दौर भी था। उसके बावजूद 40 दिन में इंतखाबात हो गए थे। तो मेरे ख्याल में 8 अक्टूबर तक, यानी कि 6 महीने आगे तारीख करना सूबाई इंतखाबात और जनरल इलेक्शंस का उस तरीके से एक जवाज नहीं बनता। ठीक हो गया, मैंने एक ब्रेक ले लिया अंबर साहब। ठीक है, आपने कहा जी जवाज नहीं बनता, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात इस चीज के ऊपर करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अनसर्टेनिटी है, इलेक्शंस अगर होते भी हैं, आगे चल के सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि आगे सिक्योरिटी के मामला ठीक हो जाएंगे, और क्या गारंटी है कि होने वाले इंतखाबात के जो नताइज हैं वो सब खुले दिल के साथ तस्लीम करेंगे। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे शेख साहब, यानी कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, यही पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जनाब 90 रोज़ में होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनाब इससे पहले भी सूरत हाल ख़राब थी, कोई ऐसी नहीं है आज उतनी सूरत हाल ख़राब नहीं। ये तो उस आर्ग्यूमेंट को मान ही नहीं रहे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कैसे जा सकते हैं? देखिए, ये उनका हक है, 90 दिन में होने चाहिए। 90 दिन तो पहले ही क्रॉस हो रहे हैं जी, 90 दिन तो ख़त्म हो गए, क्योंकि नॉट मोर देन 90 दिन का वहाँ बात है। अब और इसमें हमारा क्या है, बात तो इलेक्शन कमीशन की है, एक आईनी इदारा है, वो जितना इनका है उतना हमारा है। अदालतों का है, अदालतें फैसले कर लें और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जब कोई उनकी अदालतों के जो भी फैसले हो हैं, पहले आपस में जजेस का ही इख्तलाफ हो चुका है। अब वो देखिए ना, वो कहते हैं, कोई कहता है 4-2 का फैसला, 3 का फैसला है, कोई वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो उनका अपना मामला है। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये जो फैसले आइन जो है वो सिर्फ ये इलेक्शन तक का है। जाते हैं कि उनका जो तोशा खाना का केस है, क्लियर और शट केस है, क्या उससे पहले फैसला नहीं हो जाना चाहिए कि तोशा खाना में उन्होंने क्या चोरी की है? कि इलेक्शन जब आप करवाते हैं, एक लीडर हूँ मैं, आप इलेक्शन में पेश होता हूँ, तो मेरा हर पॉइंट सामने आना चाहिए ना। अगर तोशा खाना में आप जत्थे लेके जाते हैं
और जाके अपना अदालत में वैसे तो बात करते हैं रियासत मदीना वो की। ठीक है, तो फिर वो केसेस भी उनके ऊपर बन रहे हैं ना। मेरा तो सवाल तो यहाँ वरना पे तो कोई केस में तो अपीयर नहीं हो रहे। फैसला कब होगा? फैसला क्या इलेक्शन के बाद होना चाहिए? एक फैसला लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि इनका किरदार क्या रहा सर, है। ये आप पहले कहते थे कि हम ये आज असेंबली डिसॉल्व करें, हम कल सुबह इलेक्शन करवा देंगे, ये केपी असेंबली डिसॉल्व करें, ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व करें। अच्छा, जब इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी तो अब आप कहते हैं कि कैसे इलेक्शन करवा दें, सिक्योरिटी का मसला है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ तो इलेक्शन कमीशन, मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं कहा, करा देना इलेक्शन। मेरे जिम्मे क्यों डाल रहे हैं? हर चीज़ मेरे जिम्मे डाल देते हैं। भाई काम इलेक्शन कमीशन का है या अदालतों का है। अदालतों का काम है कि वो अपना इम्प्लीमेंट करवाएं ना। इलेक्शन अगर अदालतें कमीशन का काम है ना, इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का काम है और अदालतों ने एक जजमेंट दे दी है, अब उस पर अमल करवाएं। अमल कराना मेरा काम है, मैंने क्या करना है उसमें? आप मुझे बता दें मैं क्या करूँ। अगर वो नहीं करवा सकता इलेक्शन कमीशन, मेरा क्यों है? इलेक्शन कमीशन इनका है या मेरा है? किसका है? ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आप हर चीज़ हमारे ऊपर डाल देते हैं। भाई इलेक्शन आपका एक इदारा है, एक इदारा है, आईनी इदारा है। कल को आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को भी यही आप कहेंगे, वो भी एक इदारा है। होना तो यानी सारा मामला इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट यानी चाहती है। नहीं, मैं पहले मैं बताऊं जो इन्होंने जिद की हुई है ना, होना ये चाहिए था कि पहले असेंबली में हम आपस में मिल बैठ के इन मामलात को हल करते। एक चीज़ हो जाएगी और मैं आपको बताऊंगा, फिर कोई दूसरा नुक्ता निकलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। कोई अब सुप्रीम कोर्ट ये तो आ रहे थे सर, ये तो मेरा- तैयार थे आने को। मेरा आपने यकमुश्त ये इनके किधर इस्तीफे तैयार कबूल थे? कर ये लिए। 10 महीने में कितनी कब तैयार हुए हैं? मैं 100 बार तो मैंने इनको कहा कि खुदा का नाम है, आओ फाइनेंस कमेटी में आ जाओ मेरे साथ। इस वक्त मुल्क जो है वेंटिलेटर पे है, मीशत जो है, अब मीशत हुआ क्या है? आपका बच्चा रो रहा है इस वक्त, आपका महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आपके यहाँ आटे के लिए हम लोग मर रहे सर, हैं। आप IMF प्रोग्राम तक आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा? कि उन्होंने जिद की है और क्या है? जो अच्छा, इनकी वजह से नहीं मिल सुन लिया ना, बिल्कुल इनकी वजह से। $3 अरब लुटाए हैं इन्होंने, शब्बर ज़ैदी के दौर में लुटा दिए गए फ्री में 150 अमीर लोगों को। उसका जवाब अगर मुझे ये दे दें, मैं अपनी हर बात वापस ले लेता हूँ। 3 अरब आज हमारे पास क्यों डॉलर नहीं है? 3 अरब डॉलर 1.5 साल पहले, आप इस पर तो बात ही नहीं करते। मुल्क इन्होंने क्या किया है? जो मुल्क का इस वक्त सत्यानाश हुआ है, जो इकानमी का बुरा, $3 अरब 100-150 अमीर फैमिलियों को 0% पे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। मोहन साहब, सर जवाब दें इसका। देखो, जवाब इसका अगर दे दें तो मैं कभी इनके कोई बात करो, ये जवाब किसी के, मैं ये बात 100 बार कर चुका हूँ प्रोग्रामों में, किसी आदमी के पास जवाब ही नहीं मोहन है। साहब, आज जवाब दे दें इसका सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि मुझे फाइनेंस का इतना नहीं मालूम, तो खत्म हो गई। नहीं, मुझे नहीं मालूम ना, बिकॉज आई एम जिसको मालूम है नॉट उससे अ ले फाइनेंस लीजिएगा, गाय आप पूछिएगा, ना। लेट शब्बर जैदी और देन डिफेंड दिस थिंग और समथिंग। ठीक है, मैं तो ये ठीक है। बात करते मैं आपको एक बात करते- बताता हूं नहीं, ना, वो कोई आपसे इन डेप्थ मेरा फाइनेंशियल घर- मामलात की मैं बात आपसे कर रहे नहीं हैं। पूछ वो रहा। बात ये कर रहे हैं दो चीज, एक मिनट मेरी बात ठीक है। सुनो। वो आपसे दो चीजों पे बात करें। उन्होंने कहा एक तो आपकी जिद और आना, IMF का प्रोग्राम नहीं मिल रहा। ठीक है। दूसरी चीज, आपके दौर में $3 अरब वो कह रहे ठीक हैं है। 0% इंटरेस्ट के ऊपर अमीरों को दे दिए गए। जिनके पास ये कोई पहले- बड़ी फाइनेंशियल चीज अच्छा, नहीं मेरे है। जैसे अमीर वो ऑन नहीं, रिकॉर्ड बात कर मेरे रहे हैं जैसे सर। मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी का। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों को नहीं, जिनके पास कम अज कम कई अरबों 100 अरब रुपए पहले था ना, उनको, और कहा 5 अरब से कम नहीं ले सकता कोई भी। 5 अरब, 10 अरब, 15 अरब करके लुटा दिए 0% ऐसा है, पे। ऐसा आज है, आपका सर। एग्रीकल्चर को देखिए, देते हैं। let's- अच्छा, let's- वो let's- let's- आप सर, अब कीजिए, मैं- मेरी बात let- खत्म। allow me, allow me, एक लफ्ज कह के आप कहिए। तो फिर ठीक है। बात ये, वो सारा $3 अरब आज हमारे पास अगर होता तो हम तो ये धक्के ना खाते ना। इन्होंने हमें धक्के खिलवा दिए, अब हमारे ऊपर डाल दिया सारा मामला। मेरी बात खत्म। जी मोहम्मद साहब, सर, वो देखिए ना, इस तरह है कि इन लोगों ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो सब उसका है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हुकूमत जो है ना, वो हमें ये भी नहीं दे रही, पैसे भी नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी भी नहीं दे रही, हमें किसी लिहाज से हेल्प नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन के पास अपने पैसे नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के उन्होंने सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, किस दिन इलेक्शन है, कैसे इलेक्शन है, उसके लिए जो उनको रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी हुकूमतें देती फ्री हैं। एंड ठीक फेयर है, इलेक्शन भी उसी की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। और आप जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को खींचते रहे हैं, ठीक है, एक मिनट है, मैं आपको इलेक्शन बताता हूं। कमिश्नर आप के free ऊपर and fair, जो आप वजह- अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। वजह यह है, मैं आपको वजह यह है कि जब हम बात करते हैं उसकी ये तोशाखाना की बात करते हैं, तो फिर तोशाखाना सबके निकाल के देखो, आपको पता चल गया कि जब आधे का निकला था तो क्या हशर हुआ था। अभी आधा जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में लिखी नहीं गए। अब इसमें यह है कि ये मोबाइल फ़ोन मैं ले सकता हूँ, इसके सर्टन पैसे जो कैबिनेट डिवीजन कर ले मैं वो ले सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ,
शेख वकास ने यहाँ तक इनके लोगों को कहा हुआ है कि आप लोगों के लोगों से हम भी खरीद चुके हैं घड़ियाँ, आप लोगों से हम ये कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। तो उसमें ये चीज़ लेके, एक मिनट है ना सर, अलाउ मी, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ आप ये कह सकते हो कि आगे बेचना बुरी बात है, बेचना नहीं चाहिए, बट इट इज़ नॉट इलीगल। व्हाट इज़ इलीगल इन तोशाखाना? इलीगल इज टू get a car out of the तोशाखाना, that is illegal. To get an antique out of the तोशाखाना, वो illegal है। कार किसने निकाली? दो बंदों ने निकाली है, एक आसिफ अली जरदारी ने और एक मियां नवाज शरीफ। डिस्कशन हमारी कहीं और जा रही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, नहीं मैं आपको उसी तरफ लेकर जा रहा हूं। मेरा कंसर्न ये है कि सर इलेक्शंस के सॉल्यूशन है, और फिर बात आती है इलेक्शन कि आज आप जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जनाब वो तो कह रहा है कि मैं पैसे नहीं मिल रहे, इलेक्शन कमीशन बेबस है। ये इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर तनकीद है, आप रिजल्ट मानेंगे? सर मैं एक बात बता रहा हूं ना, आप रिजल्ट्स कैसे मानेंगे? मैं एक बात बता रहा हूं, मैं हम रिजल्ट्स देखिए, खान साहब ने सिंपल एक आप फ्री एंड फेयर की डेफिनेशन आप नहीं करते। जो रिजल्ट आपके हक में है आप उनको मानते हैं। नहीं सुन ले, जो डिसीजन आपके हक में आप उनको मानते हैं, जो नहीं है आप कहते हैं कि जनाब वो तो फ्री एंड फेयर नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, एज ऑफ टुडे खान साहब ने आज से 1-2 महीने पहले ये कहा था कि ये सारी पार्टियां ऑलरेडी इकट्ठी हैं, ठीक है, उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी मिला लें, उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट को भी मिला लें, हम तब भी जीतेंगे। हमने जीत के भी दिखाया है, ठीक है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब आप करते हैं, हम बिल्कुल इसी के लिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की थी कि जिसका इन लोगों ने उसको देखने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो मौजूदा सूरत-ए-हाल पे, अच्छा हम आपकी बात करते हैं ना, आपकी सिंपल सी बात है, आप इलेक्शंस करवाएं, ठीक है, इलेक्शंस करवाएं। इस वक्त फ्री एंड फेयर जो आप करा सकते हैं ईमानदारी वो से, जीते तो आप मान लेंगे। देखिए नहीं, अगर वो जीते तो आप मानेंगे? मेरे ख्याल में हमें मानना चाहिए इस ख्याल में नहीं। देखिए मैं ये समझता हूं, कराची वाला नहीं माना, अभी कराची में इलेक्शन में नहीं माना। सुन ले, देखिए बात ये हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कराची में हुई हैं, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे ऐसी हुई हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि जब हुकूमत एक बात करती है, उसके 1 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन उसी चीज़ को अनाउंस कर देती है। जब हुकूमत कोई बात करती है, उसके आधे घंटे बाद आपका जो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी उसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए मैंने ब्रेक लेनी, मुझे ब्रेक की कॉल हो रही है, पर मैं आपके पास आता हूं ब्रेक के बाद। हमने बनाया या नहीं, एक मिनट है सर, हमने बनाया या नहीं बनाया, उस बंदे की अपनी ईमान भी है ना। मुझे हर एक बंदे का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना ईमान है, उनको इसका भी देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ही विल बी आंसरेबल टू अल्लाह। अगर उसको डर नहीं है, जो चले मैंने ब्रेक ले ली, ब्रेक के बाद आते हैं अंबर, मैं आपसे इसके ऊपर तज्जिया लूंगा आप एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अंबर, आपने दोनों की बातें सुनी। एक तरफ जहां पे जो बात आईएमएफ की डील्स की बात हो रही है, आईएमएफ की डिलेज हैं, इकोनॉमिक मामलात हैं, जो सारी चीजें, क्या यही यानी एक जमात दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है, दूसरी उससे पहले वाले को जिम्मेदार ठहराती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जो है वो कहीं पे होती नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है तो वहां पे बेबसियां आ जाती हैं, फिर नैब का किरदार आ जाता है, नैब के पीछे किसी और का हाथ आ जाता है। सो आप क्या देख रही है इस वक्त कि पाकिस्तान क्या इस वक्त पॉलिटिकल जो टर्मोइल है इसको मजीद आपको ये मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया रईस है कि दोनों की गुफ्तगू मैंने सुनी और मैं 2-3 पॉइंट्स उठाना चाहती हूँ। देखिए सच हमेशा दरमियान में होता है। दोनों जमातों ने जो नुमाइंदे हैं आइन को मोम की तरह समझा हुआ है, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं याद रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन याद आ रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 को जब कौमी असम्बली की तहलील करवाई गई थी और वो भी एक मुबैना साइफर की वजह से, अमरीकी साजिश की वजह से, और वही अमरीकी कांग्रेसमैन अब क्योंकि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे आवाज़ उठा रहे हैं और लॉबिंग फर्म हायर कर ली है, तो वो अब अमरीकी साजिश चली गई, वो आइन की खिलाफ वर्जी वो भी ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि मैंने जैसे कहा कि 90 दिन में होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे उसकी तरजीह करते हैं तो आप एक मसाइल मज़ीद पैदा कर देते हैं। लेकिन क्या इंतखाबात ही हल होंगे और किस तरीके से होंगे? एक बात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ही जो धांधली होती है वो रोकी जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए एक तरीक़ाकार होता है, प्रोसेस होता है, कई सालों तक आपको इसको टेस्ट करना होता है इस्तेमाल करने से पहले। और अब भी आप देखें
देखें कि जिस तरीके से बहुत सारे ममालिक में जब इस्तेमाल हुआ वो फिर भी मुतनाज़ा इंतखाबात रहे। इसमें ब्राज़ील की एक मिसाल आपके सामने है, बोल्सोनारो जब हारा था तो उसके सपोर्टर ने नहीं तस्लीम किया था। फिर क्या फरीक़ैन यहाँ पे होने वाले इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करेंगे आइंदा इलेक्शन जब होगा? और एक तारीख भी तो रही है ना। देखिए इंतखाबात जब हारते हैं, जो भी जमात हारती है वो उसको मानते नहीं है और कुछ ज़्यादा देर हद तक चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे 2018 के इंतखाबात की बात करें, RTS पैट क्या सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फिर भी हिस्सा बन गए उस निज़ाम का जिसको वो जो मौजूदा PDM की जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते थे कि ये धांधली हुई थी, हक में हुई थी और एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। दूसरी तरफ आप देखें 2013 के इंतखाबात में खान साहब फिर दोबारा से सड़कों पे निकल गए थे। तो हल यही है कि आइन जो कुछ कहे, अगर आप कानून साजी कर लें, पार्लियामेंट में बैठ जाएं, बातचीत कर लें। मैं अब क्योंकि बात मेरी उस वक्त कट गई थी, अभी जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, सेनेटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो भी इंगेजमेंट नहीं जा रहे, मामलात यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं और जो आप न्यूट्रल आर्बिटर समझते थे, यानी कि जो दरमियान में बातचीत करवाते थे, वो न्यूट्रल हो गए हैं या वो पार्टिजन हो गए हैं। यानी कि अगर आप देखें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कल जो डिसेंटिंग नोट भी आया जस्टिस मंसूर अली और दीगर जजेस का, इससे यही जाहिर होता है कि इस वक्त ना अदलिया वो किरदार अदा कर पा रही है, ना फौज अदा कर पा रही है और दोनों जमातें सिलेक्टिव हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। मरियम नवाज साहिबा जनरल फैज की बात करती हैं लेकिन जनरल बाजवा की नहीं बात करते। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जनरल बाजवा की बात करते हैं लेकिन जनरल फैज की बात नहीं करते। तो हल यही है, अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने आइन और कानून को माना है और हम चाहते हैं कि इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों और गैर मुतनाज़ा भी हों, और वो पार्लियामेंट अगर ये फैसला कर ले कि अक्टूबर में होने हैं और इस तरीके से होने हैं क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं हल्का बंदियों के हवाले से, सेंसस के हवाले से, तो फिर यही फैसला तस्लीम करना चाहिए। किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि इसमें मदाखलत करें। राइट हो गया, ठीक है कैसर साहब, राइट अहमद, राइट, आई गॉट योर पॉइंट। कैसर साहब लास्ट अब कमेंट कर दीजिएगा कि सर कोई अज खुद नोटिस के हवाले से इस वक्त कानून साजी की कोई चीज़ तजवीज़ है, चीज़ें हैं वो करने जा रहे हैं जो सो मोटो के हवाले से? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, ना कोई आज कोई उसके पे डिस्कशन हुई है, लेकिन 2 जजेस ने कैटेगोरिकली कल कहा है उसके ऊपर खुद नोटिस का। मैं समझता हूँ कि सब जजेस को मिल के ये जो फैसला होगा फैसला करना चाहिए, क्योंकि कोई एक किसी जज के पास तो पूरी पावर अगर है इस वक्त, अगर है तो उस पर रिव्यू देखना चाहिए। ठीक हो गया, राइट। मोहन साहब ये कमेंट कर दें सर कि इस वक्त जो बात हो रही, अंबर ने भी बात की, बैठने का कोई रास्ता है सर? देखिए बातचीत की कोई गुंजाइश? देखिए बैठने के रास्ते के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि एक इंडिविजुअल बजाते खुद बैठे, ये 2 पार्टियों के दरमियान में होता है। नॉमिनेट कर सकते हैं, खान साहब ऑलरेडी नॉमिनेट किए हुए कि मेरे बिहाफ पे ये लोग बात करेंगे, वो करेंगे। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है कि इन्होंने शेख साहब ने एक कमेंट भी किया था 1970 के उसका क्या था, जब आप 135 वोट्स के अगेंस्ट 85 वोट्स वाले बंदे को हुकूमत देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। जब आप सबसे पॉपुलर बंदे के खिलाफ आएंगे, और उससे पहले भी हुआ है, बेनज़ीर के खिलाफ भी IGI बनी थी। इसी तरीके से जब मियां नवाज शरीफ तो उस वक्त भी लोगों ने उनके खिलाफ वो किया। नहीं कोई हल इस चीज़ का है कि आप अगर अक्टूबर में इलेक्शन की डेट है, आप आपस में बैठे और बैठ के 10 सेकंड में कमेंट कीजिए। इसका हल एक ही है, वो ये है कि आप जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेंगे उतना ज्यादा न तेरी होगी न मेरी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका इमाम मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। कैसर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमर शमसी साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।